हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे अक्टूबर माह के करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एलटी ग्रेड एग्जाम, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है दिसंबर जनवरी में होने वाली है। तो अक्टूबर माह का जो करंट है बहुत ही ज़रूरी है। जिनकी परीक्षाएं खासतौर से दिसंबर में हैं उनको तो बिल्कुल रट के जाना चाहिए। मैं आपको करंट अफेयर के लिए 4 महीने सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम आप जुलाई से स्टार्ट करें। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। जो भी प्रश्न बनेंगे मोस्टली यहाँ से बनने की संभावना है। हालांकि अगर आपने जनवरी से कंप्लीट किया है तो आपके लिए दी बेस्ट है। तो अक्टूबर माह का करंट अफेयर आपके सामने है और ये लेक्चर कुछ खास है क्योंकि यहाँ पर सभी टॉपिक हमने यहाँ पर अलग अलग आपके लिए रखे हुए हैं। जैसे कि बात करेंगे सबसे पहले नेशनल अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जो राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हुई हैं। जैसे कि 2026 के विंटर ओलंपिक के मसाल वाहक चुने गए हैं। कोई पहचानता है इनको? ये अभिनव बिंद्रा हैं। और आपको याद होगा कि 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक हुए थे तो इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था और ये गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने किस कैटेगरी में जीता था, हालांकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता हो आपको कि इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में अपना गोल्ड मेडल जीता था। तो ये 2026 का विंटर ओलंपिक जो होगा उसके मसाल वाहक चुने गए हैं। और 2026 का जो विंटर ओलंपिक है ये कहाँ पर होगा? तो ये फ्रेंड्स होने वाला है आपका इटली में। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिक्की के अध्यक्ष बन गए हैं अनंत गोयनका। तस्वीर देखिए आप, ये हैं अनंत गोयनका, जो कि फिक्की का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिलहाल अनंत गोयनका जो हैं वो फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो काफ़ी कम उम्र के हैं और फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, 1927 में। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट है कि विकसित भारत विल्डथॉन। विकसित भारत विल्डथॉन ये एक स्कूली कार्यक्रम है जो कि बच्चों को मतलब जैसे होता है ना, स्पेस में जो चीज़ें हो रही हैं या उनको मोटिवेट किया जाएगा कि स्पेस के लिए वो तैयार हो सकें। तो विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। कोई पहचानता है इनको? देखो दोस्तों, ये हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये पहले भारतीय हैं जो ISS इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी पर होकर आए हैं। हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे थे। ठीक है, तो फिलहाल शुभांशु शुक्ला जो हैं ये विकसित भारत विल्डथॉन के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। ओके, नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा को आप जानते हैं, ठीक है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला जो है गोल्ड मेडल जीता था और इसके बाद फिलहाल नीरज चोपड़ा लगातार चर्चा में बने रहे हैं, तो उनको टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष चुने गए हैं निर्मल कुमार मिंडा। क्या नाम है इनका? निर्मल कुमार मिंडा। और एसोचैम इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। स्थापना 1920 में होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो पहले भारतीय अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था NM वागले। क्या नाम था? NM वागले। 1970 में चुने गए थे। तो एसोचैम के नए अध्यक्ष बने गए हैं कौन? निर्मल कुमार मिंडा। और ये देखिए आपका NCC, अब कुछ नए DGs बनाए गए हैं तो उनके नाम, अब यहाँ पर 2 नाम तो बिल्कुल प्रवीण ही हैं, तो उनमें थोड़ा सा कंफ्यूज आपको नहीं होना है, सर नेम अलग अलग है। सबसे पहले देखते हैं NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर, जिसको आप पढ़ते हैं नेशनल कैडेट कोर या नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, तो NCC की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी भारत में 15 जुलाई 1948 को और ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट ऑफ 1948 के तहत स्थापित किया गया था। तो NCC के न्यू DG कौन बन गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ये वीरेंद्र वत्स जी हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये NCC के नए DG बनाए गए हैं। ठीक है, CISF के नए DG बनाए गए हैं प्रवीर रंजन। अब ध्यान देना, यहाँ पर प्रवीर रंजन जो हैं ये CISF के नए DG बनाए गए हैं। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 10 मार्च 1969 में। और ITBP के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ITBP के नए DG बनाए गए हैं प्रवीण कुमार। ठीक है, अब देखो प्रवीर रंजन है और प्रवीण कुमार है, तो थोड़ा सा र और न का अंतर है। प्रवीर रंजन CISF के नए DG बने हैं, जबकि प्रवीण कुमार ITBP के नए DG बनाए गए हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। ITBP मीन्स
इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में 24 अक्टूबर के दिन, ठीक है। और हाल ही में मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता जो है वो जीत लिया गया है 2025। मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता जो हुई थी 2025 के लिए, इसकी विजेता बन गई हैं सेरी सिंह। क्या नाम है? सेरी सिंह, जो इस प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। उन्होंने फिलीपींस के मनीला में आयोजित प्रतियोगिता में 120 से अधिक देशों की महिलाओं को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो आप देखिए, ये हैं सेरी सिंह, और ये क्या बन गई हैं? ये मिसेज यूनिवर्स 2025 चुनी गई हैं। ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, यह प्रतियोगिता जो है फिलीपींस के मनीला में आयोजित की गई थी। ये पहली भारतीय महिला हैं जो कि मिसेज यूनिवर्स 2025 चुनी गई हैं। क्या नाम है? सेरी सिंह, ठीक है। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन चुने गए हैं? डिप्टी गवर्नर आपको पता है ना कि एक आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और बाकी 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष नाम है, गिरीश मत समझना, शिरीष चंद्र मुर्मू। और ध्यान देना, वर्तमान में आरबीआई के जो 26वें नंबर के गवर्नर हैं उनका नाम संजय मल्होत्रा है। ये नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ध्यान देना कि संजय मल्होत्रा ये जो हैं आरबीआई के 26वें गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। और भारत के जो 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। आपको याद होगा कि भारत के जो 52वें सीजेआई थे, कौन थे? BR गवई। तो BR गवई जो हैं ये 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और इसके बाद मतलब चार्ज में आ जाएंगे, भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे जस्टिस सूर्यकांत। अब जस्टिस सूर्यकांत का जो सेवा काल है ये काफ़ी लंबा रहेगा, ये फरवरी 2027 तक अपने पद पर रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर कौन चुनी गई हैं? तो दोस्तों, क्योंकि ये भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर चुनी गई हैं, ये हैं जानी मानी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। ये भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर चुनी गई हैं, दीपिका पादुकोण। अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2025 महीने में ये नियुक्तियाँ की गई हैं। जैसे कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये एक संस्था है जिसकी स्थापना होती है जुलाई 1944 में, और हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर? वाशिंगटन DC में, ठीक है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD चुने गए हैं, तो इनका नाम है डैन कर्ट्ज। क्या नाम है? डैन कर्ट्ज। ये IMF के MD चुने गए हैं, डैन कर्ट्ज, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता कौन बने हैं? तो बोलीविया में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए और विजेता बन गए हैं रोड्रिगो पेज। क्या नाम है? रोड्रिगो पेज। दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति चुने गए हैं कैमरून देश के। तो कैमरून देश में इस समय जो राष्ट्रपति चुने गए हैं उनकी उम्र 92 ईयर है। 92 ईयर। बहुत सारे लोग तो इतने साल तक जीवित भी नहीं रहते, लेकिन ये काफ़ी एनर्जेटिक लगते हैं। इनका नाम पॉल बिया है। क्या नाम है? PAULBIYA, पॉल बिया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति चुनाव के विजेता हैं ये। और तस्वीर देखिए आप, बिल्कुल नहीं लगते, काफ़ी एनर्जेटिक हैं ये। तो ये कहाँ के हैं? कैमरून के हैं। 92 ईयर इनकी उम्र है। पॉल बिया इनका नाम है। राष्ट्रपति पद इन्होंने फिलहाल जो चुनाव हुए थे उसमें ये विजेता बने हैं। आगे बढ़ते हैं। पैट्रिक हार्मिनी का नाम याद रखिएगा। पैट्रिक हार्मिनी ये जो हैं सेशल्स के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। यूनेस्को के नए DG कौन बने हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूनेस्को के नए DG बनाए गए हैं खालिद अल अनानी। क्या नाम है? खालिद अल अनानी। और ये पहले अरब हैं जो कि यूनेस्को के DG बने हैं। तो खालिद अल अनानी ये मिस्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और पूर्व मंत्री भी थे। यूनेस्को का मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पर? तो पेरिस में मिलेगा, जो कि फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और जेन-जेड प्रोटेस्ट के बाद मेडागास्कर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? अभी हाल ही में आपको याद होगा नेपाल में भी जेन-जेड के लिए बहुत बड़ा जो प्रदर्शन हुआ था वहाँ पर, जिसके बाद काफ़ी जो है चीज़ें वहाँ पर बदली हैं। तो इसी प्रकार से जेन-जेड का जो प्रदर्शन हुआ था मेडागास्कर में भी हुआ था। तो उसके बाद जो नए PM बने हैं ये बन गए हैं मिलिट्री जनरल रुपिन फॉर्चुनेट जसीसाम्बो। क्या नाम है? रुपिन फॉर्चुनेट जसीसाम्बो। 6 अक्टूबर को वहाँ पर एक तरीके से तख्ता पलट हो गया है। तो याद रखिएगा कि जेन-जेड प्रोटेस्ट के बाद मेडागास्कर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मिलिट्री जनरल रुपिन। रुपिन बस याद रखिएगा क्योंकि ये नाम जरूर आएगा, कितना भी साड़ फाड़ में ये नाम लिखा जाए, रुपिन नाम जो है याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं सेबेस्टियन लेकोरनू। क्या नाम है? सेबेस्टियन लेकोरनू। ठीक है, ये इनका रीअपॉइंटमेंट है, ये इनकी पुनर्नियुक्ति की गई है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो काफ़ी नाम रहता है इनका। दोस्तों याद रखना, इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और ये काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईपीसी, दैट इज़ इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो आईपीसी के जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उनका नाम है एंड्रयू पर्सन्स। क्या नाम है? एंड्रयू पर्सन्स। ये इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष चुने गए हैं। आईपीसी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? एंड्रयू पर्सन्स। और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का जो मुख्यालय ये आपको मिलेगा बान, जो कि जर्मनी में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है सेने टाकाइची। क्या नाम है? सेने टाकाइची। ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। और एक अपॉइंटमेंट और भी याद रखिएगा, आयरलैंड की नई राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। कौन? कैथरीन कैनोली। क्या नाम है? कैथरीन कैनोली। ये आयरलैंड की नई राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर देखते हैं अक्टूबर महीने के, जैसे कि भारत और भूटान के बीच पहला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक मेमोरेंडम यानी कि ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारत और भूटान के बीच पहला क्रॉस बॉर्डर यानी कि बॉर्डर के आसपास रेल लिंक स्थापित करने के बारे में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। ये याद रखिएगा कि भारत में जो केरल है उसने अपने आप को एक्सट्रीम पॉवर्टी मुक्त राज्य घोषित कर दिया है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को केरल के जो सीएम हैं पी विजयन, उन्होंने कहा कि केरल एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकलने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब ये जो आपका जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होता है ये होता क्या है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम तुलना करें 2011-12 में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो 27.1% थी, जो कि 2022-23 में घटकर आ गई है 5.3% पर। तो काफ़ी लोग यानी कि लगभग 171 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकल सके हैं, गरीबी से बाहर फिलहाल उठ सके हैं। ये बात आप कह सकते हैं, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा आप लोगों से कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत को ICAO काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में फिर से चुना गया है। तो ICAO का मतलब होता है काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत को इसका सदस्य चुना गया है फिर से, और यानी कि एक तरीके से ICAO में भारत को री इलेक्ट किया गया है। भारत इसके पहले भी ICAO का मेंबर था और फिर से ICAO में भारत को चुन लिया गया है। बस इतनी सी बात है। अब बात करेंगे तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? 1944 में होती है। मुख्यालय कनाडा में है और मॉन्ट्रियल में स्थित है, जो कि कनाडा में स्थित है। एविएशन मंत्री वर्तमान में हमारे कौन हैं? तो ये हैं हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, और ये सिक्का जो है 100 रुपये का सिक्का है जिस पर भारत माता की तस्वीर बनी हुई है। ये सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया गया RSS की स्थापना के शताब्दी समारोह में, यानी कि RSS की जो स्थापना हुई है उसके 100 साल पूरे हो गए। तो इस अवसर पर एक समारोह आयोजित किया गया जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपये का सिक्का और एक डाक टिकट यानी कि पोस्टिंग स्टैम्प जारी किया है। तो ये सिक्का तो आप मंगा सकते हैं, एक एड्रेस है उस पर अगर आप मेल करेंगे तो आपको ये सिक्का मिल जाएगा। और जो ये पोस्टिंग स्टैम्प है इसे आप जो भी एक होता है ना कि डाकघर में जहाँ पर डाक संग्रह वाले फिलेटली जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ से जाकर आप इसे ले सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में हुई थी। कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 को। इसके संस्थापक माने जाते हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। क्या नाम था? डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार आयोग में भारत को 3 साल के लिए फिर से चुना गया है, यानी कि जो आपका UNHRC है, UNHRC में भारत 7वीं बार दोबारा से इलेक्ट किया गया है। दोबारा मतलब रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल देखिए 3 साल जो हैं इसके लिए मतलब 2026 से लेकर 2028 तक भारत जो है UNHRC का सदस्य बना रहेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो इंटरनेशनल करंट अफेयर के अंतर्गत अब हम देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री हैं हरिनी जयसूर्या, इन्होंने भारत की यात्रा की है अक्टूबर के महीने में, और इन्होंने अक्टूबर में 2 दिन का एक ऑफिशियल विजिट किया और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी किया था। तो कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है,
तो श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया, इन्होंने 2 दिन की भारत की यात्रा की है अक्टूबर 2025 में। इसी के साथ ये पहली बार हो रहा है जब भारत में किसी तालिबान रिजीम के प्रतिनिधि को होस्ट किया गया है। तो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान विदेश मंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर रहे, ठीक है। इनका नाम है आमिर खान मुत्ताकी। आमिर खान मुत्ताकी ने अक्टूबर में भारत की यात्रा की है। इसके बाद अगला पॉइंट कि मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा भी हुई अक्टूबर के महीने में। मंगोलिया राष्ट्रपति क्या नाम है? खुरेलसुख उखना। खुरेलसुख उखना जो कि मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने 13 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा की है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां हैं जो कि अक्टूबर के महीने में भारत में आई, तो एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आसियान का 11वां सदस्य बन गया है तिमोर लेस्ते। आसियान के बारे में आप लोग जानते होंगे। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो इसका जो 47वां आसियान समिट हुआ, ये कहाँ पर हुआ था? मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। तो वहीं पर तिमोर लेस्ते को ये जो आसियान है उसका 11वां सदस्य बाकायदे ऑफिशियली जो है डिक्लेयर किया गया है। और इससे पहले जो आसियान था उसमें 10 देश थे और 10 देश बने हुए थे 1999 से, क्योंकि अंतिम 10वां देश बना था कंबोडिया जो कि 1999 में जुड़ा था। अब 1999 के बाद जाके आसियान का एक्सपेंशन हुआ है थोड़ा सा, और अब तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बन गया है। ध्यान दीजिएगा कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान के साथ हालांकि भारत के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ये याद रखिएगा। और आसियान के वर्तमान में जो सदस्य देश हैं तो कौन कौन से हैं? ये एक आपका ब्रुनेई हो गया, दूसरा हो गया कंबोडिया, तीसरा इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते हाल ही में जुड़ा है, और वियतनाम। तो ये देश हो गए, कुल मिला के 11 देश हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला बिंदु है कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जो है ये मेघला पास लद्दाख में जो है स्थापित की गई है। तो भारत में यह स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, यहाँ पर मोटर चल सकती है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,400 फीट। इसके पहले जो सबसे ऊंचा रोड था भारत में उसका नाम था कौन सा, मैं आपको बता दूं। तो इससे पहले जो है उमरलिंग ला पास, इसकी जो ऊंचाई थी ये 19,024 फीट थी। अब इसे थोड़ी सी ऊंची आपकी बन रही है ये वाली मेघला पास, ये 19,400 हो गई, ठीक है। तो हालांकि थोड़ी सी तो नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है फीट में। तो फिलहाल अब दुनिया की जो सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क है वो मेघला पास लद्दाख में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 19,400 फीट है, मतलब कुल मिला के 5,913 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। और इस सड़क का नाम दिया गया है लिकारू मेघला फुकचे सड़क। लिकारू मेघला फुकचे सड़क, ठीक है। यह सड़क सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा बनाई गई है और सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लद्दाख भारत में यह स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और केरल में एक अंडर वाटर टनल स्थापित किया जा रहा है। तो अंडर वाटर टनल अब ये जो केरल में व्यपिन से शुरू होगा और कोची फोर्ट तक ये जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन है उसमें समय बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो व्यपिन से कोची फोर्ट तक जाएगा केरल में अंडर वाटर टनल। अब अभी ये निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के 5 बीचेज यानी कि जो समुद्री तट हैं, तो महाराष्ट्र के 5 ऐसे समुद्री तट हैं, बीचेज हैं, जिनको इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो ये बीच होते हैं, समुद्री तट होते हैं, जो काफ़ी हाइजीनिक और साफ़ सुथरे रखे जाते हैं, उनको मिलता है ये सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो महाराष्ट्र के 5 बीचेज को ये मिल चुका है। इनके नाम इस प्रकार से हैं: श्रीवर्धन तट, नागांव, पर्णका, गुहागर और लाडघर। यह प्रमाणन डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE द्वारा दिया जाता है, जो समुद्र तटों की स्वच्छता, पर्यावरण प्रबंधन, सुरक्षा और सुविधाओं जैसे 33 मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों एक योजना है माझे घर योजना। माझे घर योजना मतलब माझे मतलब शायद हमारा होता है। तो माझे घर योजना, हमारा घर योजना, ये शुरू किया गया है कहाँ पर? गोवा में। जिन गोवा निवासियों की ज़मीन जो है वो लीगल डिस्प्यूट में चली गई थी, तो अब उनको एक घर का मालिकाना हक दिया गया है माझे घर योजना के अंतर्गत। यह योजना कहाँ की है? तो यह गोवा की योजना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इवेंट्स और समिट्स देखते हैं 2025 अक्टूबर महीने के, जैसे कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि एपेक्स समिट के बारे में बात करते हैं। तो एपेक्स समिट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट। तो ये 31 अक्टूबर को शुरू हुआ और 31 और 1 अक्टूबर 2 दिन यह आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये साउथ कोरिया के वहाँ पर एक जियांगजू सिटी है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। एपेक की स्थापना होती है कब? 1989 1989 में। नेक्स्ट है आपका UNFCCC COP 30। अभी ये जो है आयोजित होने वाला है, तो ये 10 नवंबर से शुरू होगा और 21 नवंबर तक चलेगा 2025 में। अब UNFCCC COP 30 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30। तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसको ब्राज़ील होस्ट कर रहा है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। COP 30 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो जब तक ये वीडियो मतलब पहुँचेगा आप तक, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही जब परीक्षा होगी तब तक ये कॉन्फ्रेंस हो चुका हो रहेगा। तो ब्राज़ील में COP 30 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ब्राज़ील में ही रट लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कुछ नेशनल स्कीम्स और स्टेट स्कीम्स को पढ़ते हैं, जैसे कि फेयर से फुर्सत। फेयर से फुर्सत, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कभी भी अगर आप एरोप्लेन से यात्रा करें, हवाई जहाज़ से यात्रा करें, तो आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत पहले बुक करते हैं तो आपको जो फेयर होता है वो कम लगता है, लेकिन अगर आपको अभी यात्रा करनी हो तो फेयर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर जो फेयर होता है वो फ्लेक्सिबल रहता है, डिपेंड करता है कि अगर सीट ज़्यादा है और पैसेंजर नहीं है तो चलो 4,000 में बम्बई चले जाओ, और अगर पता लगता है कुंभ का मेला चल रहा है तो 40,000 का टिकट हो जाता है। तो मतलब फेयर में जो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो वेरिएबल, जो वहाँ पर वेरिएशन होता है, इस वेरिएशन से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसके लिए शुरू किया गया है फेयर से फुर्सत स्कीम, और ये स्कीम जो है वो केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना में जो सरकारी एलायंस एयर जो है, तो उसने एक नियत किराया जो है वो तय किया है। मतलब इस पर किसी का फर्क नहीं पड़ेगा कि कल आप यात्रा कर रहे हैं या 1 महीने बाद कर रहे हैं, जो मतलब यहाँ पर फेयर होगा वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं PM सेतु स्कीम के बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस योजना के तहत कुल 60,000 रुपये जो हैं वो अवेलेबल करवाए गए हैं, उपलब्ध कराए गए हैं। किसके लिए? 1,000 जो IITI हैं, IIT नहीं, जो ITI होते हैं ना, जो इसमें आप औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, तो 1,000 जो ITI हैं उनको एडवांस ट्रेनिंग के लिए PM सेतु स्कीम को शुरू किया गया है, जिसके लिए 60,000 रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। अब PM सेतु का मतलब क्या हो गया? तो दोस्तों इसका मतलब हो गया, PM मतलब प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अप स्किल्ड इट इज़। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। और इसी के साथ 9वां भारत मोबाइल कॉन्फ्रेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 8 अक्टूबर को भारत मोबाइल कॉन्फ्रेंस का 9वां संस्करण जो है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली की यशोभूमि में किया गया। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि 9वां भारत मोबाइल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ था, और ये इसका 9वां संस्करण था, 9वां लिखा ही गया है। ठीक है, अक्टूबर के महीने में हुआ था, और इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 6वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के बारे में। ये 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में शुरू हुआ था 7 अक्टूबर को। इसकी थीम है एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय AI। तो AI को समर्पित है ये, मतलब ये जो आपका फिनटेक फेस्ट है, ये AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित है। एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय AI, ये थीम है। 7 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? तो मुंबई में। 6th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पर आयोजन हुआ? मुंबई में हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 47वें आसियान समिट 2025 और 22वें भारत आसियान समिट के बारे में। अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया था ना कि आसियान का जो 11वां सदस्य देश बना है, यह कौन बना है? तिमोर लेस्ते बना है। तो अब बात करते हैं, हाल ही में 47वां आसियान समिट हुआ था और 22वां भारत आसियान समिट। अब देखो, क्योंकि भारत जो है आसियान का जो है वो मेंबर नहीं है, तो जब भारत और आसियान समिट करते हैं तो इसको नाम दिया जाता है भारत आसियान समिट। तो ये अब तक मतलब कुल मिला के 21 बार हो चुके थे, ये 22वां था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया में आयोजित, अब ये दोनों जो समिट हुए थे, इन दोनों का आयोजन जो है मलेशिया में किया गया। तो PM मोदी ने मलेशिया में आयोजित 47वें आसियान समिट और 22वें भारत आसियान समिट दोनों में प्रतिभाग किया, लेकिन वर्चुअल तरीके से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों को संबोधित किया है।
2025 में आसियान की अध्यक्षता जो है मलेशिया के पास थी। तो अब जो है 2026 में आसियान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो फिलीपींस करेगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 8वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के बारे में बात करते हैं, जिसको होस्ट करने जा रहा है कौन? भारत। ये 27 से 30 अक्टूबर तक आयोजन किया गया था भारत मंडपम नई दिल्ली में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कुछ खेल समाचार के बारे में, जैसे कि 13वां महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 हाल ही में ये संपन्न हुआ, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप। और आपको पता ही होगा कि इसका जो फाइनल था बहुत ही जोरदार रहा था। तो फिलहाल अब इसका विजेता कौन बना बताने की जरूरत नहीं है, भारत ने ही इसको जीता था। और किसको हराया था? किसको हराया था बताओ? तो साउथ अफ्रीका को हराया था। तो चैंपियन कौन बना? भारतीय महिला टीम चैंपियन बनी, रनर अप रही साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका आयोजन इंडिया और श्रीलंका, इसको होस्ट किया गया इंडिया और श्रीलंका के द्वारा, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, सबसे ज़्यादा विकेट लिए गए थे दीप्ति शर्मा के द्वारा। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली जो खिलाड़ी रही ये दीप्ति शर्मा है। मोस्ट रन्स बाय द कौन लिया है इन्होंने? वोलवार्ट, क्या नाम है? वोलवाराट, या जो क्या पढ़ेंगे आप इसे भाई? ठीक है, WOLVAARDT, क्या पढ़ेंगे आप? डी इसमें साइलेंट रहेगा। और फाइनल जो है आपको पता ही है, फाइनल जो है DY पाटिल स्टेडियम में ये खेला गया था। इसका जो फाइनल हुआ था DY पाटिल स्टेडियम, ये नवी मुंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फिडे वर्ल्ड कप 2025। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो गोवा में हुआ। अब देखो फिडे का जुड़ गया तो मतलब ये शतरंज से संबंधित विश्व कप था। तो शतरंज विश्व कप 2025 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक गोवा भारत में आयोजित होने वाला 206 खिलाड़ियों का एकल एलिमिनेशन शतरंज टूर्नामेंट है। मतलब जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो अभी ये जो प्रतियोगिता है वो चल रही है। यह शतरंज विश्व कप का 11वां संस्करण है, याद रखिएगा। विजेता, उपविजेता और तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 में खेलने का अधिकार मिलेगा। तो फिलहाल तो अभी इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी जब 10 नवंबर को ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो ये अभी खेल जो हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के बारे में। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये मतलब नई दिल्ली में खेला गया। ठीक है, नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसे खेला गया। 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ था। यह विश्व का पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप था। भारत की रैंक रही है 10। भारत ने कुल मिला के 22 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 7 ब्रॉन्ज हैं। ये रैंक याद रखिएगा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत जो है 10वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 22 जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड हैं। ठीक है, इसका संस्करण भी 12वां रहा। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और ये इसका 12वां संस्करण था, ये याद रखिएगा। इसमें जो पहली रैंक मिली है किसको मिली है? तो ब्राज़ील जो है पहले स्थान पर रहा है। जो मेडल टैली है उसमें ब्राज़ील जो है टॉप पर है। ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाई गई थी, ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनाई गई थी। इसका जो मस्कट है वो विराज है, जो कि एक हाथी है। ठीक है, एक यंग एलिफेंट है विराज। और इसी के साथ बात करते हैं 2025 का जो वर्ल्ड जूडो जूनियर चैंपियनशिप हुआ। तो देखो ये 2025 का विश्व का जूडो जूनियर चैंपियनशिप है। ठीक है, जूनियर का जो चैंपियनशिप होता है उसके बारे में बात हो रही है, जिसका आयोजन जो है लीमा में किया गया था, जो कि पेरू की राजधानी है। 5 से 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। और ये तस्वीर जो है ये ऐतिहासिक तस्वीर है, ये व्यक्तित्व भी ऐतिहासिक हैं। ये मणिपुर की रहने वाली लिंथोई चनम्बम है, लिंथोई चनम्बम। अब इन्होंने यहाँ पर जो है दोस्तों इतिहास रच दिया है। भारत के लिए अब तक का पहला मेडल इनके द्वारा जीता गया। हालांकि यह गोल्ड मेडल जीते या नहीं है, इन्होंने क्या जीता है? ब्रोंज जीता है। लेकिन फिर भी मेरा इनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से बार बार प्रणाम, क्योंकि इन्होंने भारत के लिए अब तक का पहला मेडल अपने नाम किया है, देश के नाम किया है। लिंथोई चनम्बम कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 के बारे में। तो सैफ अंडर 17 मतलब 17 साल से कम उम्र के इसमें खिलाड़ी शामिल रहे। तो इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया था और इसमें विजेता बनाया भारत, बांग्लादेश को हराया था और इसका ये 7वां संस्करण रहा। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2025 के सुल्तान ऑफ जोहर कप के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि इसका आयोजन कहाँ पर होता है। तो आयोजन इसका फुल मतलब एकदम जो फिक्स रहता है, सुल्तान ऑफ जोहर कप। ये याद कर लेना कि इसका तो पूरा नाम ऐसे रटो कि सुल्तान ऑफ जोहर कप मलेशिया, क्योंकि बार बार मलेशिया में ही होता है ये। ठीक है, इसका आयोजन जो है वो जोहर बाहरू एक स्टेडियम है वहाँ पर
तमन दया हॉकी स्टेडियम में किया गया। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, किसको हराया था? भारत को हराया था। लेकिन भारत यहाँ पर इसने ऑस्ट्रेलिया को बहुत कड़ी टक्कर दी थी। भारत यहाँ पर 2-1 से हारा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल किए थे और 1 गोल जो है भारत की ओर से किया गया था, तो 2-1 से जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो विजेता बना है। इसी के साथ बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के बारे में। इसका 5वां संस्करण होगा इस बार और इसका आयोजन जो है वो अभी होने वाला है। तो इसका 5वां संस्करण कहाँ पर होगा? तो राजस्थान में होगा। 25 नवंबर से शुरू होगा और 5 दिसंबर तक चलेगा। तो बस इतना ही आपको पता है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का 5वां संस्करण ये राजस्थान में होने जा रहा है 25 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, ठीक है। बात करते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल मेडल के बारे में। तो दोस्तों देखो, ये आर्चरी वर्ल्ड कप और ये चर्चा में क्यों है? इसका आयोजन चीन के नानजिंग में हुआ और भारतीय तीरंदाज, क्या नाम इनका? ज्योति सुरेखा वेनम। नाम याद रखिएगा, ज्योति सुरेखा वेनम, जो कि पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने देश के लिए आर्चरी वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये काफ़ी जो है भारत के लिए मायने रखता है। आर्चरी वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था, जिसमें भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम ने भारत के लिए क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक। और ऐसा मतलब करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 125वें इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFF शील्ड 2025 के बारे में। तो दोस्तों ये जो विजेता बना है इसमें मोहन बागान बना है और पूरा नाम बनेगा आपका मोहन बागान सुपर जियांट। उप विजेता बना है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब और यहाँ पर देखिए मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराया, जो वो 5 और 4 पेनाल्टी से हराया है। 5-4 पेनाल्टीज, मतलब बहुत ही मिनिमम डिफरेंस से जो है मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल पर अपनी जो जीत है उसको दर्ज किया है। अब इसका जो आयोजन हुआ था दोस्तों ये कोलकाता में हुआ था और युवा भारती करिंगम कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। विजेता कौन बना है? तो मोहन बागान बना है, मोहन बागान सुपर जियांट। बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11वां एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो 11वां एक्वेटिक का मतलब ये जल क्रीड़ा से हो गया, ठीक है, यानी कि जो वाटर गेम्स होते हैं। तो एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन जो है वो अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया था। मेडल टैली में टॉप पर चीन रहा है, भारत जो है 11वें स्थान पर रहा है। भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 13 मेडल जीता है भारत ने। इसमें 4 सिल्वर हैं, 9 ब्रोंज हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी गोल्ड भारत ने नहीं जीता है, ठीक है। दोस्तों पहली बार भारत में आर्चरी प्रीमियर लीग, जैसा कि आप लोग जानते हैं IPL वगैरह आप जानते हैं, तो यहाँ पर आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 ये पहली आयोजित आयोजित किया गया। तो पहली बार आर्चरी प्रीमियर लीग की शुरुआत इस वर्ष की गई है, कब? 2025। अब आर्चरी प्रीमियर लीग जो है ये पहली बार इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में, ठीक है। इसका जो पहला संस्करण है ये जीता गया है राजपूताना राइफल्स के द्वारा। तो अगर कोई पूछ ले कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, पहली बार किया गया। रामचरण जो कि साउथ फिल्मों के एक जाने माने अभिनेता हैं, वो APL के जो हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं वोमेंस ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 के बारे में। तो ये महिलाओं का, यानी कि जिनके पास नेत्रहीन जो महिलाएं हैं उनका यह फुटबॉल विश्व कप था। इसका आयोजन कोची में किया गया, केरल में। विजेता बना है अर्जेंटीना, किसको हराया था? इंग्लैंड को, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 2025 का BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है बैडमिंटन के बारे में। तो इसका आयोजन हुआ कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? गुवाहाटी, असम में। और यहाँ पर भारत ने 6 से 19 अक्टूबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया था। इंडिया जो है होस्ट रहा था। 2025 का BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 ये इसका आयोजन जो है असम में किया गया था, भारत में, यानी कि, और भारत दूसरी बार इसका आयोजक रहा। इसके पहले 2008 का जो एडिशन था उसका आयोजन भारत में किया गया था और ये गुवाहाटी में 6 से 19 अक्टूबर तक खेला गया। तो बस इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ आएगा नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2025 का वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है। 2025 का जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन नॉर्वे में किया गया। मीराबाई चानू ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। तो ये रजत पदक जीतकर मीराबाई चानू ने फिलहाल भारत का नाम जो है काफ़ी ऊपर कर दिया। तो 2025 का वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजन कहाँ पर होता है? नॉर्वे में होता है। देखो दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और पेड ग्रुप के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो पेड ग्रुप के बारे में डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है, फिलहाल तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, एक WhatsApp नंबर है, उस पर मैसेज करके भी आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं 62वें नेशनल चेस चैंपियनशिप 2025 के बारे में। तो देखो, नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर का यह चेस चैंपियनशिप था, जिसका आयोजन आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किया गया। अब गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। इसमें जो है ग्रैंड मास्टर पी इनियन विजेता बने हैं। पी इनियन जो है वो विजेता बने हैं 62वें नेशनल चेस चैंपियनशिप 2025 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंडेक्स और रैंकिंग जो कि अक्टूबर के महीने में जारी किए गए थे। हालांकि पूरे साल के दौरान जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग आए हैं सब कुछ हम जान चुके हैं, जिस पर एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो फिलहाल अक्टूबर के महीने में वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया। तो ये है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। इसको जारी कौन करता है? तो इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो भारत की रैंक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी है? 102 है। कुल मिला के 123 देशों पर यह रैंक जारी की गई है और भारत का स्कोर आ रहा है इसमें 25.8, यानी कि भारत जो है वो सीरियस कैटेगरी ऑफ हंगर में आता है। यहाँ पर भूख की समस्या बहुत ही विशाल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है फिलहाल हाँ, सोमालिया जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये कुल 123 देशों पर जारी किया गया है। तो 123वें नंबर पर आता है आपका सोमालिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में। तो अक्टूबर के महीने में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक आ रही है कितनी? 85 आ रही है। पहले स्थान पर सिंगापुर है। नेक्स्ट आपका है टाइम्स हायर एजुकेशन, यानी कि THE टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, ये जारी की गई है अक्टूबर 2025 में। तो ध्यान दीजिएगा, 2026 की रैंकिंग 2025 में जारी की गई है, जिसमें टॉप पर आता है यूके का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। भारत की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी है वो है आपका IISc बेंगलुरु, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं भारत का सबसे सुरक्षित शहर। अब देखो, भारत का जो सबसे सुरक्षित शहर है वो इससे डिक्लेयर किया गया है, कौन सा? इंडियाज सेफेस्ट सिटी इज। अब देखो, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है ना कि NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कोलकाता। अब ये देखो, बहुत आश्चर्य की बात है कि कोलकाता को लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। वैसे तो न्यूज़पेपर में आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखते हैं, सुनते हैं, और बार बार वहाँ के लोग जो है वो कहते हैं ना कि यहाँ पर अब जो है सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद कोलकाता जो है लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि जो NCRB का रजिस्टर है वहाँ पर बहुत कम क्राइम रिकॉर्ड वहाँ पर दर्ज हुए हैं। तो फिलहाल NCRB के मुताबिक, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक, कोलकाता जो है दिस इज़ द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है। और कोची केरल में सबसे अधिक क्राइम दर्ज किए गए हैं, यानी कि कोची केरल का सबसे जो है एक तरीके से क्राइम प्रधान, ठीक है, क्राइम प्रधान जो है ये बन चुका है। तो यहाँ पर माना जाता है कि 1 लाख की आबादी पर 3192.4 अपराध दर्ज किए गए हैं। दूसरे स्थान पर दिल्ली आ रही है और तीसरे स्थान पर आ रहा है सूरत। तो ये कोची पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर सूरत है। मतलब ये 3 शहर जो हैं सबसे अधिक क्राइम यहाँ पर होते हैं और सबसे सेफ शहर माना जा रहा है कोलकाता को। अब आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के बारे में, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में। तो दोस्तों 176 देशों में भारत की रैंक आ रही है 128। कुल 176 देशों में भारत जो है 128वें स्थान पर बताया जा रहा है। टॉप पर कौन आ रहा है? सबसे अधिक जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो बता रहे हैं कि सिंगापुर में है, फिर स्विट्जरलैंड में है, फिर आयरलैंड में है, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के बारे में। तो ये जो इंडेक्स होता है क्या बताता है? ये इंडेक्स ये बताता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कौन सी है। तो सबसे पहले तो आपको याद आएगा कि हमारे देश भारत की सेना, तो ये चौथे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर सबसे मजबूत सेना मानी जाती है अमेरिका की, फिर दूसरे स्थान पर रूस की, तीसरे स्थान पर चाइना की, फिर आता है हमारा देश भारत, ठीक है। तो इंडिया की सेना जो है दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, ये चीज़ बताई गई है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार जो कि अक्टूबर के महीने में मनाए गए और एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मेरा हाउ चोंगबा त्यौहार। मेरा हाउ चोंगबा त्यौहार दोस्तों ये मणिपुर का त्यौहार है। मणिपुर का एक और त्यौहार मनाया गया था अक्टूबर के महीने में, मेती समुदाय द्वारा से मनाया जाता है। त्यौहार का नाम है निंगोल चकोबा त्यौहार, ठीक है। तो मेरा हाउ चोंगबा और निंगोल चकोबा दोनों त्यौहार जो है मणिपुर के हैं, जो कि अक्टूबर के महीने में मनाए गए। तेलंगाना का एक त्यौहार है बथुकम्मा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इसे एग्जामिनर जो है पेपर में डालता है। तो बथुकम्मा त्यौहार ये कहाँ का त्यौहार है? तेलंगाना का त्यौहार है।
इसी प्रकार से कटी बिहू त्यौहार ये असम का है, बिहू असम में होता है तो कटी बिहू भी जो है ये असम का ही त्यौहार है। तो ये तो बिल्कुल आपको रट जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबें आई हैं जो कि अक्टूबर के महीने में आई हैं तो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ब्रिजेश देसाई ने एक किताब लिखी है मोदी मिशन, ठीक है। एक और किताब है जो कि इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने लिखा है। तो इसका जिक्र मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। आई एम जॉर्जिया, माई रूट माई प्रिंसिपल, ये किताब जो है लिखी गई है इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये किताब लिखी गई है किरण देसाई के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये किताब जो है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये बुकर पुरस्कार के लिए जो 6 किताबें शॉर्टलिस्ट हुई हैं उसमें एक किताब ये भी है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर शिवानंदन की एक किताब है द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड, अब ये किताब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4 किताबें आई हुई हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक किताब और है कि रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड, अब ये भी एक किताब है, ये आप देख पा रहे हैं। ये किताब का विमोचन जो है हमारे रक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, और इनको आप पहचान सकते हैं क्या? जी हाँ, ये हमारे CDS हैं अनिल चौहान जी। तो 14 अक्टूबर को रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट किताब का विमोचन किया गया था हमारे रक्षा मंत्री जी के द्वारा। ये किताब जो है लिखी गई है CDS अनिल चौहान जी के द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ अवार्ड्स जो कि अक्टूबर के महीने में प्रदान किए गए उसको देखते हैं, जैसे कि 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025, ठीक है। तो इसका आयोजन जो है वो अहमदाबाद में किया गया। बेस्ट फिल्म चुनी गई लापता लेडीज, और बेस्ट डायरेक्टर चुनी गई है लापता लेडीज की डायरेक्टर किरण राव। बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए। ये फिल्म कब आई, कब चली गई, कहाँ लगी, मुझे पता नहीं चला। आपको पता है क्या कि फिल्म आपने देखी है? कार्तिक आर्यन को दिया गया चंदू चैंपियन, यानी कि बेस्ट एक्टर 2 चुने गए, अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन, ये 2 बेस्ट एक्टर चुने गए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं आलिया भट्ट जिगरा मूवी के लिए, ठीक है। जिगरा वैसे ठीक ठाक मूवी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं IUCN WCPA यानी कि कैंटोल मिलर अवार्ड 2025, IUCN WCPA। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि ये दोनों क्या है, IUCN तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, WCPA क्या है। तो पहले आइए यही क्लियर कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ। IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये संस्था के बारे में आप जानते होंगे। जो आपका एक आता है ना रेड बुक, रेड डाटा बुक, तो वो तो IUCN ही जारी करता है। WCPA का मतलब हो गया वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, ये थोड़ा सा उच्चारण में प्रॉब्लम हुई थी पहली बार, तो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सोनाली घोष को, ये सोनाली घोष जी हैं। तो ये फील्ड डायरेक्टर हैं किसकी? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है बताओ फटाफट? तो ये दोस्तों असम में स्थित है, ठीक है। तो फील्ड डायरेक्टर काजीरंगा नेशनल पार्क की डॉक्टर सोनाली घोष को क्या दिया गया है? IUCN WCPA कैंटन मिलर अवार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2025 का जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है ये दिया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को, ठीक है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 दिया गया सोनू निगम को। ये जो लता मंगेशकर पुरस्कार है कौन देता है? मध्य प्रदेश देता है। ये पूरी PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 ये आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट को प्रदान किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि जो आंध्र प्रदेश टूरिस्ट डिपार्टमेंट है ये इंडियाज़ मोस्ट प्रॉमिसिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। तो ग्लोबल टूरिस्ट अवार्ड 2025 आंध्र प्रदेश टूरिस्ट डिपार्टमेंट को प्रदान किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप जी आ गए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो इनको इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, मतलब नामित किया गया है तो प्रदान भी कर देंगे। तो इजराइल है तो देगा ही देगा, ठीक है। तो नेतन्याहू ने गाजा संघर्ष के बाद ट्रंप को इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त बताया है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ISSA अवार्ड 2025 के बारे में। अब ये अवार्ड क्या है आइए समझ लेते हैं। साल 2025 में भारत को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। किसको दिया गया 2025 का पुरस्कार? ये दोस्तों मिला है इंडिया को। तो इतनी बातें तो आपको बिल्कुल पक्का याद रहनी चाहिए। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA द्वारा मलेशिया में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच 2025 में प्रदान किया गया। यह सम्मान 2015 से 2025 के बीच भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 19% से बढ़कर 64.3% तक ऐतिहासिक वृद्धि के लिए प्रदान किया गया है। तो ISSA अवार्ड 2025 प्रदान किया गया किसको? भारत को प्रदान किया गया, ठीक है। साउथ कोरिया ने अपना सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार, नाम है इसका
ग्रैंड ऑर्डर ऑफ, क्या पढ़ेंगे इसे आप, मुगुनगवा, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा, ये प्रदान किया है डोनाल्ड ट्रंप को। तो साउथ कोरिया ने भी अपना जो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार दे दिया है, किसको दे दिया है, डोनाल्ड ट्रंप जी को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2025, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2025 से दिया गया है सुनील अमृत को, भारतीय मूल के लेखक हैं। उनकी किताब का नाम है बर्निंग अर्थ। एग्जाम में भी आ सकता है कि बर्निंग अर्थ किसके लेखक कौन है, तो सुनील अमृत, और इसी किताब के लिए इनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2025 प्रदान किया गया है। सखारोव पुरस्कार 2025, ये काफ़ी चर्चा में रहता है, बार बार एग्जाम में आता भी है। तो सखारोव पुरस्कार 2025 यूरोपियन यूनियन, जिसको आप EU कहते हैं, तो EU का सर्वश्रेष्ठ मानवाधिकार पुरस्कार है। और ये जो सखारोव पुरस्कार है, कई बार तो ये पूछते हैं ना कि सखारोव पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो जिसको दोस्तों ये जो सखारोव पुरस्कार है ये पत्रकारिता के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल 2 पत्रकार हैं जिनके, जो एक बेलारूस के हैं, एक जॉर्जिया के हैं। फिलहाल दोनों के दोनों जेल में हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बेलारूस के जो पत्रकार हैं उनका नाम है एंड्रेज पोगजोबट, और जॉर्जिया के जो हैं वो हैं माजिया अमागलोबली। तो फिलहाल दोनों को ही इस समय जेल में डाल दिया गया है और दोनों ही फिलहाल सखारोव पुरस्कार के विजेता हैं, ठीक है। और ये पुरस्कार कौन देता है, तो EU देता है, यूरोपियन यूनियन ये पुरस्कार प्रदान करता है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025, ये पुरस्कार दिया गया है, अभी हाल ही में इनकी डेथ भी हो गई है, जयंत विष्णु नार्लिकर। इनकी कई सारी जो विज्ञान गल्प कथाएं होती हैं उस पर कई सारी किताबें भी इनकी हैं, ठीक है। तो 2025 में इनका निधन हो गया और अब अक्टूबर के महीने में जो विज्ञान रत्न पुरस्कार देने की बात कही गई है तो वो जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान की गई है, जो कि एक जाने माने भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखो दोस्तों, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, रट लेना है, तो PDF आप ले लीजिएगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर के महीने में कुछ महत्वपूर्ण सैन्याभ्यास हुए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, तो उनके बारे में आइए जानते हैं। जैसे कि ओशियन स्काई सैन्याभ्यास के बारे में बात करते हैं। ओशियन स्काई सैन्याभ्यास 2025, तो भारतीय वायुसेना ने बहुसैन्य अभ्यास ओशियन स्काई में प्रतिभाग किया है। इसका आयोजन स्पेन की एयरफोर्स के द्वारा किया गया, ठीक है, और आयोजन स्थल स्पेन ही रहा। 20 से 31 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। सारी बातें क्लियर हो रही हैं। और इस सैन्याभ्यास में गैर नाटो देश, मतलब इसमें जितने भी देश पार्टिसिपेट किए हैं तो सभी देश जो है नाटो के सदस्य हैं, लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि नाटो का सदस्य नहीं था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और एक्सरसाइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनरोकेन 2025 एक्सरसाइज। IN से इंडिया क्लियर हो रहा है आपका, ROKN का मतलब क्या हो जाएगा, तो देखो ये भारत और साउथ कोरिया की नेवी के बीच में आयोजित किया गया था। 2025 में पहली बार ये एक्सरसाइज हुई है। इनरोकेन 2025 एक्सरसाइज ये पहली बार हुई है। तो याद रखिएगा कि ये जो कोरिया हो गया ना, तो कोरिया और इंडिया के बीच में यह आयोजन किया जाता है। N इज फॉर नेवी, ठीक है, K इज फॉर कोरिया, IN इज फॉर इंडिया। तो इंडिया और कोरिया के बीच में यह एक नेवल यानी कि नेवी के बीच में एक्सरसाइज होती है। ये जो है फिलहाल साउथ कोरिया के बुसान नेवल बेस में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टीडफास्ट नून 2025 एक्सरसाइज के बारे में। स्टीडफास्ट नून 2025 एक्सरसाइज, तो ये नाटो का वार्षिक सैन्याभ्यास है। हर साल जो है स्टीडफास्ट नून एक्सरसाइज का आयोजन जो है नाटो के द्वारा किया जाता है। फिलहाल 2025 में इसका आयोजन जो है नीदरलैंड में किया गया। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टीडफास्ट नून नाटो का वार्षिक परमाणु निवारण अभ्यास है, मतलब इसमें परमाणु संबंधित जो, मतलब एक तरीके से कहा जाता है ना कि ये परमाणु युद्ध ना होने पाए या परमाणु हथियारों को लेकर जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर यह अभ्यास किया जाता है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की परमाणु तत्परता और पारदर्शिता बनाए रखना है। एक और है आपका आस्ट्रा हिंद, नाम से ही स्पष्ट है। AUS ऑस्ट्रेलिया हो गया, HIND फॉर इंडिया हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर संयुक्त सैन्याभ्यास है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होता है ये। तो इसका आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कब से कब तक, 13 से 26 अक्टूबर तक, ठीक है। यह एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था। नेक्स्ट आपका है भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम भारत में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और एक और है आपका JAIMEX, JAIMEX। तो देखो यहाँ पर J इज फॉर जापान, I फॉर इंडिया।
तो जापान भारत मारीटाइम एक्सरसाइज है ये, ठीक है, एम फॉर मारीटाइम, EX फॉर एक्सरसाइज। तो जापान इंडिया मारीटाइम एक्सरसाइज 2025 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इसका आयोजन जो है वो जापान में ही किया गया था, ठीक है, क्यूशू द्वीप के पश्चिमी तट पर 16 से 18 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है आपका, अब कुछ विज्ञान, रक्षा और प्रौद्योगिकी के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए उनको चेक करते हैं। जैसे कि देखो ये GSAT-7R, इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। ये एक रॉकेट का नाम है GSAT-7R, इसे बाहुबली कहा जाता है। और इसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, LV-M3M5 को लॉन्च किया गया। कहाँ से किया गया, तो श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इस बार ये आप तस्वीर पहचान देख रहे होंगे, ये हमारे PM जी हैं और इन्होंने दीपावली जो है वो INS विक्रांत में ही सेलिब्रेट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली कहाँ पर मनाया था, INS विक्रांत में। क्यों, क्योंकि यह भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जिसके लिए ये सेलिब्रेशन तो बनता है। दोस्तों इसी के साथ मिशन दृष्टि याद रखिएगा, मिशन दृष्टि। तो गैलेक्स आई कौन है, ये गैलेक्स आई एक जो है स्टार्टअप है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो गैलेक्स आई ने मिशन दृष्टि को 2026 की पहली तिमाही में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। अब मिशन दृष्टि है क्या, मिशन दृष्टि दोस्तों दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ठीक है। तो पृथ्वी का निरीक्षण करेगी, लेकिन इसमें मल्टी सेंसर लगे हुए हैं। अभी तक इस प्रकार का कोई भी अभियान अंतरिक्ष में नहीं गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको देखते हैं। जैसे कि 2 अक्टूबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दिन 2 सपूतों की जयंती होती है, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। तो महात्मा गांधी जी की इस बार 2025 में 156वीं जयंती थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की यह 121वीं जयंती थी, ठीक है। तो अगर आज लाल बहादुर शास्त्री होते धरती पर तो 121 साल के होते, गांधी जी होते तो 156 साल के होते। 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे, ठीक है। इसकी थीम है सेव एनिमल सेव द प्लानिट। और वर्ल्ड टीचर डे होता है 5 अक्टूबर को। आपको पता है ना कि नेशनल टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को, और सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, तो अगले महीने में 5 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड टीचर डे। तो इसको आप ऐसे समझा करो थोड़ा सा। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया 8 अक्टूबर को। तो ये इंडियन एयरफोर्स की 93rd एनिवर्सरी थी, जिसकी थीम थी मॉडर्नाइजेशन, ऑपरेशनल रेडीनेस, फ्यूचर कैपेबिलिटी, ठीक है। इसी के साथ देखिए 11 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जिसकी थीम है द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया गया कब, 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड पोस्टल डे, ये प्रतिवर्ष होता है 9 अक्टूबर को। और ध्यान दीजिएगा 2025 की थीम है यहाँ पर पोस्ट फॉर पीपुल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। अब इसी के साथ याद रखना कि जस्ट अगले दिन वर्ल्ड पोस्टल डे होता है 9 अक्टूबर को, और फिर नेशनल पोस्टल डे होता है कब होता है, 10 अक्टूबर को होता है, ठीक है ना। वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं कब, 16 अक्टूबर को। और इसकी थीम है इस बार हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड ए बेटर फ्यूचर। और बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये मनाई गई 15 अक्टूबर को। थीम लगाई गई कि एम्पावरिंग स्टूडेंट्स एज एजेंट्स ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। विश्व सांख्यिकी दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये 29 जून को, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्व सांख्यिकी दिवस होता है कब, 20 अक्टूबर को होता है, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब होता है, 29 जून को होता है। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन डे, ये 24 अक्टूबर को होता है। विश्व पोलियो दिवस ये 24 अक्टूबर को होता है। दोनों दिवस एक ही दिन होते हैं। पोलियो दिवस की थीम लगाई गई एंड पोलियो, बस इतना याद रखना, ठीक है ना। और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया 31 अक्टूबर को। सरदार पटेल की है जो जयंती थी 150वीं वाली, ठीक है। और अक्टूबर के महीने में हमने कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियों को भी गंवाया है। 15 अक्टूबर को पंकज धीर जी इस धरती से चले गए। 20 अक्टूबर को असरानी जी चले गए। सतीश शाह भी चले गए 25 अक्टूबर को। और इसी के साथ पीयूष पांडे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन एडराइटिंग भी कहा जाता है, उन्होंने भी फिलहाल अक्टूबर के महीने में इस धरती से विदा लिया। पंडित चन्नूलाल मिश्रा भी अब इस धरती पर नहीं है, जो कि एक जाने माने शास्त्रीय गायक थे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइक्लोन शक्ति के बारे में। तो साइक्लोन शक्ति नामक ये जो तूफान था ये कहाँ पर आया था, ये अरब सागर में उठा था और इसका नाम रखा गया था श्रीलंका के द्वारा। मोन्था साइक्लोन ये भी आप जानते ही होंगे, बंगाल की खाड़ी में उठा था। इसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था।
अंटार्कटिका में भारत का रिसर्च स्टेशन मैत्री-2 के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति मिल चुकी है और ये जो मैत्री-2 स्थापित होगा तो इसे 2029 तक स्थापित कर दिया जाएगा। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को मृत्युदंड दिया गया। तो ये कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जोसेफ कबीला, इनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति बन चुकी हैं जिन्होंने राफाल फाइटर जेट को उड़ाया है। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नए यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन पेट्रोपल पश्चिम बंगाल में किया गया। 8वां वेतन आयोग गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। ठीक है। महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 ये जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा को दिया गया था। ये जो पुरस्कार है महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार, इसे कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। तो पहला देश बना था फ्रांस। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी में आप काम करते हैं जहाँ पर 10 से 4 आपकी ड्यूटी लगी हुई है, 10 बजे से आप ऑफिस जाते हैं, 4 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है, तो उसके बाद फिर आप जो है फ्री हैं। मतलब उस समय 4 बजे के बाद और 10 बजे से पहले जो है आपको कनेक्ट नहीं किया जाएगा, मतलब आपको परेशान नहीं किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जीता गया है दक्षिण अफ्रीका के जाने माने फोटोग्राफर विन वैन डेन हीवर के द्वारा। अब इन्होंने जो एक तस्वीर खींची है आप देख पा रहे होंगे, इसको इन्होंने नाम दिया है घोस्ट टाउन विजिटर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा सैन्य अभ्यास के बारे में। आपको पता ही है यह अभ्यास भारत और रूस के बीच में किया जाता है। तो इस बार इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड में किया गया था 7 से 15 अक्टूबर के बीच में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है छत्तीसगढ़ का बालोद। बालोद जो है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। भारत के पहले चीता सफारी की शुरुआत की गई है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। और इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है उरुग्वे। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो होते हैं ये कुल मिला के छः ऐसे मतलब विषय हैं, टॉपिक हैं जिस पर प्रदान किए जाते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, आप समझिए। कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और इसकी शुरुआत जो है अर्थशास्त्र में की हुई थी, कब? 1968 में हुई थी। पहली बार अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो है 1969 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रदान किए जाते हैं। इसमें जो है 10.3 करोड़ रुपए पुरस्कार यानी कि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है पुरस्कार में दिए जाते हैं। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडिश वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, उद्योगपति थे। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था और 10 दिसंबर 1896 में इनकी डेथ हुई थी। और यही वजह है कि प्रतिवर्ष जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो 10 दिसंबर को ही प्रदान किए जाते हैं। तो हालांकि एक डिटेल वीडियो मैं आपको इस पर दे चुका हूं, लेकिन कुछ मुख्य बातें मैं आपको इस लेक्चर में भी कंप्लीट कर देता हूं ताकि फिर आपको कुछ और कोई दूसरा वीडियो सर्च ना करना पड़े। जैसे कि मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार दोस्तों यह 3 लोगों को दिया गया है। अमेरिका के 2 इसमें हैं, मेरी ई ब्रोका, फ्रेड राम्सडेल और एक जापान की वैज्ञानिक हैं सिमोन साकागुची। ठीक है। तो ये 3 व्यक्तित्व हैं जिनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन किसको? मेरी फ्रेड सिमोन को। मेरी फ्रेड सिमोन, मेरी फ्रेंड सिमोन, ऐसे आप करके याद रख सकते हैं। मेडिसिन में मेरी फ्रेंड सिमोन है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है मेरी फ्रेंड सिमोन और इन लोगों को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। कारण क्या था? इन्होंने जो है दोस्तों ना पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित अभूतपूर्व खोज की है। इस खोज से हमें ये पता चला कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे काम करता है, मतलब किससे लड़ना है, किस सेल से नहीं लड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया गया है 3 व्यक्तियों को, तीनों ही अमेरिका के हैं। जॉन माइकल जान याद रखना। ठीक है। तो जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस को यह भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। कारण क्या है कि इन्हें यह पुरस्कार एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी सुरंगन और ऊर्जा प्रमात्रीकरण की खोज के लिए प्रदान किया गया है। तो अगर आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है तो मुझे भी समझाना। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है 3 लोगों को। तो इनके नाम इस प्रकार से हैं। सुसुम रिचर्ड उमर। ठीक है। सुसुम कितागावा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के और उमर यादी जो हैं अमेरिका के हैं। तो याद रखिए कि जो रसायन विज्ञान का पुरस्कार है ये 3 अलग अलग देश के 3 लोगों को प्रदान किया गया है, सुसुम रिचर्ड उमर को। ठीक है। कारण क्या है? धातु कार्बनिक ढांचे का विकास। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को दिया गया है। ये भी तीनों 3 देश के हैं।
तो पीटर जोएल फिलिप, ठीक है, पीटर हॉबिट, जोएल मोकेयर और फिलिप एगियन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज होंगे जो कि आपको नोबेल पुरस्कार का ट्रिक देते हैं। मुझे लगता है ना कि आप 10 बार पढ़ लो, ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो कई बार तो ट्रिक के लिए भी ट्रिक बनाना पड़ता है कि ये ट्रिक याद कैसे रहेगी, तो बड़ा मुश्किल काम है। बेहतर है आप 10 बार लिख डालो, ठीक है। पीटर जोएल फिलिप, पीटर जोएल फिलिप ऐसे लिख लोगे ना, अर्थशास्त्र पीटर जोएल फिलिप, या फिर आप ऐसे लिख लो, ठीक है। और इसको 10-10 बार लिखो, आपको याद हो जाएगा। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक हो गया, पीटर जोएल फिलिप, EPJF 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 EPJF, कुछ टाइम बाद याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इन 3 अर्थशास्त्रियों को यह सम्मान जो है इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ पर गहन शोध के लिए प्रदान किया गया है। इस शोध ने यह सिद्ध किया कि किसी देश की प्रगति केवल पूंजी या श्रम पर नहीं बल्कि नवाचार और प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करती है। और दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर द एग्जाम, और ये है शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को, ठीक है। तो वेनेजुएला के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्याय संगत और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के लिए उनके संघर्ष के लिए मारिया कोरिना मचाडो को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और साहित्य वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है लास्जलो क्रास्नाहोरकाई, जो कि हंगरी के हैं, ठीक है। तो फिलहाल यही सारी चीज़ें हैं, और इस प्रकार से आपका ये पूरा अक्टूबर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो करंट है ये फार मोस्ट इंपॉर्टेंट है LT ग्रेड एंड फॉर योर GIC GDC वगैरह के लिए। अभी नवंबर का जो करंट अफेयर है तो उसको मैं थोड़ा सा लास्ट में पढ़ाऊँगा। कारण ये है ना कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जनवरी वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नवंबर का भी मैं आपको नवंबर ख़त्म होते ही उसका जो डिटेल वीडियो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये लेक्चर जो आपको मैं यहाँ पर पढ़ाया हूँ, अगर इसकी PDF आपको लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। अगर अब तक आप बने हुए हैं तो इसे लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना दोस्तों। थैंक यू आपका।